about the induction motor equivalent circuit and of course the power generated in induction motor, जिसके लिए हम इंडक्शन मोटर के पैरामीटर्स से वी स्टार्टेड विथ। जैसे ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास रेजिस्टेंस था वाइंडिंग्स का, देन लीकेज रिएक्टेंस था ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। तो ये सारे पैरामीटर्स जैसे ट्रांसफॉर्मर में थे वैसे इंडक्शन मोटर में आने वाले हैं, बिकॉज सेम रीजन के वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम। तो रेजिस्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग, अभी स्टेटर को हम प्राइमरी कंसीडर करते हैं एंड रोटर को सेकेंडरी कंसीडर करते हैं, बिकॉज इन ट्रांसफॉर्मर हम प्राइमरी को सप्लाई देते हैं एंड द इलेक्ट्रिकल पावर जो आउटपुट हमें मिलता है वो सेकेंडरी साइड पे मिलता है। वैसे ही इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर हम इनपुट देते हैं स्टेटर वाइंडिंग को एंड जो आउटपुट हमें मिलता है इट इज ऑब्वियसली नॉट इलेक्ट्रिकल आउटपुट बट इट इज द मैकेनिकल आउटपुट, वो हमें रोटर में मिलता है। इसीलिए हम रोटर को सेकेंडरी कंसीडर करते हैं एंड स्टेटर वाइंडिंग को प्राइमरी। तो स्टेटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने R1 कंसीडर किया, ये R2 एंड ऑल दीज वैल्यूज आर पर फेज, बिकॉज मैंने तभी भी बताया था कि ट्रांसफॉर्मर हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। तो वहां पे जो वैल्यूज थी वो बाय डिफॉल्ट पर फेज ही थी, बिकॉज वो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर था। बट दिस इंडक्शन मोटर इज नाउ 3 फेज, तो इसकी जो भी वैल्यूज रहेंगी फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वो पर फेज की वैल्यूज रहेंगी। तो एट द एंड जब भी हम पावर निकालते हैं तभी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि पावर जो आता है वो पर फेज आता है। एक्चुअल जब हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का भी कैलकुलेशन करते हैं तो भी वो इसी मेथड से करते हैं, बट हमने 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, बिकॉज दे वर नॉट इन द सिलेबस एंड मेरे पास इतना करेज नहीं है कि मैं वो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का एक न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंट करूं। सो वी स्टार्टेड विथ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऑल दी वैल्यूज जो भी पैरामीटर्स है वो सारे पर फेज पैरामीटर्स है। जैसे रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, दिस इज द लीकेज इंडक्टेंस। तो in case of induction motor obviously leakage inductance will be much more and reactance will be much more, जिसके वजह से उसका पावर फैक्टर कम रहता है कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लीकेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 2 pi FL, सो अगेन इट इज x1 एंड x2 एंड लीकेज इम्पिडेंस इनके वजह से जो आता है दैट इज Z1 एंड Z1 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, वैसे ही Z2। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर हमें पता है इट इज F2। अभी जो ट्रांसफॉर्मर में जो एक था कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस हमने ट्रांसफॉर्मर को कहा, बिकॉज उसमें फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती थी। बट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर वो नहीं होगा, बिकॉज अभी रोटेशन इन्वॉल्व है एंड उसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन रोटर वाइंडिंग उसका फ्रीक्वेंसी इज F2 विच इज इक्वल टू S इंटू F1। S क्या है? S इज स्लिप। ओके, सो S का फॉर्मूला उधर लिखा है। एट स्टैंड स्टिल S इज इक्वल टू कितना होता है? स्टैंड स्टिल मतलब रोटर इज नॉट मूविंग, तो S कितना होता है? 1। तो अगर S1 है तो ये 1 हो गया एंड F2 इज इक्वल टू F1। बट जैसे ही रोटर स्पीड पिकअप करता है तो NR बढ़ता है तो स्लिप कम होगा, बिकॉज ये उसका फॉर्मूला है, NR बढ़ा तो स्लिप कम हो जाएगा। स्लिप कम हो गया तो ऑब्वियसली F2 भी कम होगा, जिसके वजह से X2 कम होगा, बिकॉज X2 इज 2 पाई F2L L2। ठीक है, तो X2 भी कम होगा एंड Z2 भी कम हो जाएगा। तो एट स्टैंड स्टिल S इज इक्वल टू 1 एंड F2 इज इक्वल टू F1, जिसके वजह से X2 जो ऊपर भी लिखा है कि these parameters are considered at standstill, तो एट स्टैंड स्टिल जो X2 का वैल्यू है, X2 का फॉर्मूला है, इट इज 2 पाई F2L2, F2 इज इक्वल टू F1। अगर रोटर रोटेट होना स्टार्ट किया, अभी S इज नो मोर इक्वल टू 1, बट वो S1 से कुछ कम है, 0 एंड 1 के बीच में है। वो भी हमने उस दिन डिस्कस किया था कि स्लिप जो है वो 1 to 0 में वेरी होती है। ऑफकोर्स 0 कभी नहीं होती, 0 कब होगी? व्हेन NR इज इक्वल टू NS, जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, बट इट विल वेरी बिटवीन 1 to 0। So if rotor picks up the speed and it is running at some NR जहाँ पे स्लिप कुछ S है, तो F2 is equal to SF1, अभी वो स्लिप 1 नहीं। तो लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर पर फेज क्या आएगा?
2 पाई F2 इंटू, अभी F2 इज इक्वल टू एस F1, तो हमने ये एस को बाहर निकाला और वो जो बचा हुआ है इट इज नथिंग बट द रोटर लीकेज रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, बराबर। तो जब भी रोटर स्पीड पिकअप करता है एंड वो रोटेट करता है एट सम स्लिप एस, तो उसका रिएक्टेंस अफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस पे कुछ अफेक्ट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी बट रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। ओके, तो हमने देखा दैट इट इज इक्वल टू एस इंटू x2. So at standstill Z2 is equal to under root R2 square plus X2 square, जो अभी at some slip it will become S plus X2 the whole square. So it will become under root R2 square plus S square X2 square. सिर्फ X2 का स्क्वायर लिखने की गलती मत करो, ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो S square X2 square. ठीक है, देन हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर पर फेज का फॉर्मूला लिखा जो हमें ईएमएफ इक्वेशन से मिला, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मर के कंपेयर करके लिखा था। 4.44 वही है, पाई भी वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने T2 से रिप्लेस किया जो वहां पे N2 था। सिर्फ इसमें एक कंपोनेंट और ऐड हो गया दैट इज Kw2 विच इज अ वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू पिच फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो हम और डिटेल वाइंडिंग में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो E2 एट स्टैंड स्टिल हमें पता है F इज इक्वल टू 1, देयरफॉर F2 इज इक्वल टू F1, तो ये F2 को रिप्लेस करके मैंने F1 लिखा। बट व्हेन इट इज एट सम स्लिप S, तब ये क्या होगा, ये यहाँ पे मुझे S F1 डालना पड़ेगा। F2 इज इक्वल टू S F1, तो अगर मैंने इसमें से S को बाहर निकाला सो ये बचा हुआ जो है इट इज नथिंग बट दिस EMF induced at standstill per phase and therefore it is equal to S into E2. तो ऊपर जो हमने सारे S बाहर निकाले हैं वैसे ही यहाँ पे किया है कि at some speed NR जहाँ पे S स्लिप S है वहां पे induced EMF per phase in rotor winding is SE2 not E2. Is that clear? Okay, so we'll go ahead after this. हमें क्या करना है, हमें अभी करंट पे जाना है. We are interested in current. So rotor current at standstill कैसे निकालोगे? What is the formula for current? Current is equal to voltage by impedance. अभी ये AC है, so voltage upon resistance V by R मत बोलो, V by Z बोलो. Okay, तो वोल्टेज अभी कितना है इधर रोटर सर्किट में? हाउ मच इज द वोल्टेज? E2 इंड्यूस EMF है ना वो, बट इज इट ओनली E2? अच्छा, अगर हम स्टैंड स्टिल पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज ओनली E2. E2 अपॉन क्या आएगा? E2 अपॉन, हाँ इम्पिडेंस, कितना, क्या नाम दिया उसको इम्पिडेंस को? Z2, राइट? सो E2 अपॉन Z2 इज करंट एट स्टैंड स्टिल, और अगर वो NR स्पीड पे रोटेट हो रहा है जब स्लिप S है तभी क्या रहेगा वो करंट? अच्छा चलो पहले स्टैंड स्टिल का करंट लिखो, रोटर करंट पर फेज. तो एवरी टाइम पर फेज लिखना जरूरी है. रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं रोटर मतलब इट इज विच नंबर रोटर. हाँ, रोटर को हम, रोटर के पैरामीटर्स को हम कैसे लिखते हैं? बाय विच नंबर? 2. रोटर साइड इज द सेकेंडरी साइड, सो I 2 एट स्टैंड स्टिल, तो स्टैंड स्टिल के लिए FS लिखा है. दिस इज इक्वल टू क्या बताया आप लोगों ने? ये सारे जो है ना ये बाय डिफॉल्ट वेक्टर्स ही है, इस पे मैंने वो कैप नहीं लगाया है, बट ये बाय डिफॉल्ट दे आर फेजर्स ओनली. दिस इज इक्वल टू E2
अपॉन Z2 विच इज इक्वल टू E2 अपॉन Z2 का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट R2 ना, R2 स्क्वायर इंटू X2 स्क्वायर। ये स्टैंड स्टिल का है, दिस इज एट स्टैंड स्टिल। Now can you write formula for rotor current per phase at slip S? हाँ, क्या है I2? अभी E2 क्या बनेगा? इट विल बी S इंटू E2, S इंटू E2 अपॉन, अभी Z2 का वैल्यू क्या होगा? R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू X2 स्क्वायर। वेरी गुड। क्या हम ये S को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं अंडर रूट में? दिस इज अगेन इक्वल टू S E2 अपॉन स्क्वायर रूट S स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर क्या रहेगा? इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S स्क्वायर। इसमें S स्क्वायर था ही नहीं ना, तो हमने अंदर के सारे टर्म्स को S स्क्वायर से डिवाइड किया। मुझे कॉमन S स्क्वायर बाहर निकालना है प्लस X2 स्क्वायर। ये समझ में आया है स्टेप सबको? किसी को डाउट है इसमें? ये एक्सप्लेन करूं वापस? ये दिस इज नथिंग बट कि मुझे क्या करना है, मुझे R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर से S स्क्वायर कॉमन निकालना। तो मैंने वो कॉमन निकाला। अभी मुझे अंदर क्या करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म्स को मुझे S स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, अगर मैंने उसको निकाला है बाहर तो। दिस इज R2 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर, जहां से ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? नहीं समझा तो ये लिखो बाजू में। ओके अभी S स्क्वायर अंडर रूट में है तो वो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, अभी ये मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू है, हाँ हाँ, R2 स्क्वायर बाय S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। हाँ, ये ऐसा कुछ आया था, विच इज द वैल्यू ऑफ I2। फिर उसके बाद हमने cos थीटा 2 का वैल्यू निकाला। cos थीटा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन Z2 R which is R2 upon under root R2 square plus S square X2 square। ओके मैंने बताया कि ये S square जैसे यहाँ पे कॉमन निकाला था वैसे निकालो, तो इट विल बी R2 अपॉन
S बाहर आएगा, स्क्वायर रूट, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट, R2 स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये यहाँ तक आ गए सब लोग? ओके, एंड वी कैन राइट दिस एज R2 अपॉन S डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। Now before going ahead, we'll go for the phasor diagram. Phasor diagram जो हमने ट्रांसफॉर्मर्स में भी बनाए थे और इंडक्शन मोटर there will be also phasor diagram. और ये phasor diagram जो है वो एक्चुअली शॉर्ट सर्किट एंड रेटेड लोड के बीच में रहेगा, बिकॉज योर रोटर इज ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड, बट उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E2 एंड इट इज SE2 इन फैक्ट। ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या किया था, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमने जो फेजर डायग्राम बनाए थे दिस वन। अब लोड तो इंडक्टिव ही है सारा, तो इंडक्टिव टाइप के ही फेजर डायग्राम बनेगी। ट्रांसफॉर्मर में हमने V1 डैश ऑलमोस्ट E1 एंड E2 के इक्वल बताया था, हमने वो टर्न्स रेशियो भी 1 कंसिडर किया था, बट नाउ दिस E2 विल बी वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज जैसे ही रोटर घूमने लगता है तो हमें पता है फ्लक्स लिंकेजेस कम होते हैं, बिकॉज रिलेटिव स्पीड कम होता है, NS माइनस NR डिक्रीजेस, स्लिप डिक्रीजेस, तो फ्लक्स लिंकेजेस कम होते हैं, इसीलिए EMF इंड्यूस कम हो जाता है। तो EMF इंड्यूस काफी कम रहेगा एंड ऑफ कोर्स I2 Z2 वगैरह वो तो रहेंगे ही। इन केस ऑफ स्टेटर साइड मतलब प्राइमरी साइड, यहाँ पे जो I0 था वो अभी नो लोड करंट नहीं रहेगा, इट इज कॉल्ड एज एक्साइटिंग करंट, बिकॉज इंडक्शन मोटर में कंपेयर टू वो एक कंपैरिजन जो हमने किया था उसमें लिखा था नो लोड करंट बहुत ज्यादा रहता है, 30 to 50% ऐसा कुछ था, तो वो अभी हम उसको I0 नहीं कहेंगे, उसको हम IE कहेंगे, विच इज द एक्साइटिंग करंट, एंड बाकी की चीजें तो सेम ही रहेंगी। So let's go for the phasor diagram of induction motor. तो सबसे पहले हमारा अगेन हु इज द सेंट्रल आइडिया जिसके वजह से ये सब हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर में हमने रेफरेंस क्या लिया था, फ्लक्स। तो अगेन द सेंट्रल आइडिया और जिसके वजह से ये सब हो रहा है दैट विल रिमेन द सेम, विच इज फ्लक्स फाई एम। उसके बाद आएगा हमारा ईएमएफ इन और जो हम वोल्टेज जैसे दिखाते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर में, हमने ये दिखाया था V1 डैश, जिसके बाद हम दिखाएंगे ये नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट, सॉरी ये काफी ज्यादा रहेगा, दिस इज IE एक्साइटिंग करंट। द EMF इंड्यूस, जो रोटर में EMF इंड्यूस होगा वो अभी भी फेज अपोजिशन में रहेगा जैसे ट्रांसफॉर्मर में था। जो E1 E2 थे वो V1 के साथ फेज अपोजिशन में थे ना ट्रांसफॉर्मर में, हमने साइनोसाइडल में उसको अपोजिट दिखाया था। तो अगेन हियर ऑल्सो जो EMF इंड्यूस का डायरेक्शन है वो अभी भी उसके अपोज में ही रहेगा, वैल्यू हम बाद में देखते हैं। राइट, फिर हमारा करंट आता है विच इज I2, जो रोटर साइड का करंट है I2। तो I2 इंडक्शन मोटर है तो सारा लोड जो है वो इंडक्टिव है, इसीलिए I2 will lag behind the voltage induced EMF. So let me show I2 here. This is I2. क्या तो अभी I2 जो फ्लो हो रहा है वो I2 किसके वजह से फ्लो हो रहा है, या किसके, हाँ I2 किसके वजह से फ्लो हुआ, जो EMF इंड्यूस। सो दैट EMF इंड्यूस अगर हम इलेक्ट्रिकली देखने जाए तो दैट वोल्टेज दैट EMF इंड्यूस इज नथिंग बट बिकॉज बाहर कोई करंट नहीं आ रहा है, वी हैव नो इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्टेड, जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मर में था, ट्रांसफॉर्मर में हम लोड कनेक्ट कर सकते थे ना इलेक्ट्रिकल बाहर। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा दैट इज दी SE2, वो पूरा का पूरा ड्रॉप
Z2 में हो जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, जो हमने रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ किया है विच इज E2 और SE2, वो पूरा का पूरा उसका ड्रॉप, मतलब वो पूरा यूटिलाइज कहाँ पे होने वाला है, Z2 के अक्रॉस, बिकॉज देर इज नो अदर इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिकल लोड ही नहीं है, इसीलिए वो E2 पूरा का पूरा इस Z2 में ही हो जाएगा। अभी आपको याद है कि वहां पे हमने ये वोल्टेज ड्रॉप्स कैसे दिखाए थे, I2 के डायरेक्शन में अभी हमारे पास वी हैव Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस JX2, राइट, JSX2 लिखना पड़ेगा। Z2 ये सबको पता है ना, इम्पीडेंस है ये, वहां पे भी हमने ऐसे ही किया था। तो हमारा जो R2 में जो ड्रॉप होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप इन R2, वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, वोल्टेज मतलब क्या, वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, I इंटू आर। तो वोल्टेज ड्रॉप इन R2 क्या होगा, I2 इंटू R2। सो I2 इंटू R2 कहाँ पे दिखाना पड़ेगा मुझे, इन फेज विथ I2, बिकॉज वो R2 में से करंट फ्लो हो रहा है एंड R2 कोई भी फेज डिफरेंस ऐड नहीं करता है, इसीलिए ये करंट जो है वो मुझे यहीं पे दिखाना पड़ेगा विच इज I2 इंटू R2। ओके, अभी इसमें ड्रॉप होगा SX2 में, वो कैसे दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री। ये J ऑपरेटर जो है इट इज नथिंग बट J क्या बताता है कि उसने 90 डिग्री से इसको रोटेट किया है एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू शो दिस हियर, ये 90 डिग्री है, दिस इज I2 SX2 वोल्टेज ड्रॉप इन रिएक्टेंस, और ये दोनों मिला के बिकॉज इतना ही ड्रॉप होने वाला है रोटर सर्किट में और कहीं पे करंट फ्लो नहीं होगा, बाहर तो करंट नहीं आने वाला है, तो इसीलिए ये जो पूरा ड्रॉप है इट इज नथिंग बट द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड विच इज SE2। तो ये है मेरा SE2। शुड आई रिपीट दिस या क्लियर है, समझ में आया या बताओ वापस। ये मेरा टोटल इंपीडेंस है रोटर सर्किट का पर फेज, ऑल दिस इज हैपनिंग ऑन पर फेज विच इज R2 प्लस JSX2। अभी ड्रॉप इधर भी होने वाला है और इधर भी होने वाला है और पूरा ड्रॉप इधर ही होने वाला है, तो जो R2 वाला पार्ट है उसमें ड्रॉप होगा I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप, जो I2 के फेज में रहेगा बिकॉज R2 का कोई एंगल नहीं रहता है, इसीलिए वो I2 के फेज में आया। जो रिएक्टिव ड्रॉप है, जो ये रिएक्टेंस की वजह से होने वाला है, वो करंट को 90 डिग्री से रीड करेगा बिकॉज इट इज जे ऑपरेटर, मतलब क्या, वो 90 डिग्री का ऑपरेटर है, वन एंगल 90 डिग्री, इसीलिए ये 90 डिग्री से यहां पे आया एंड ये दोनों का एडिशन जो है द टोटल SE2, जो EMF इंड्यूस हो रहा है पर फेज इन रोटर वाइंडिंग, ये पूरा किधर जा रहा है, ये पूरा इसी ड्रॉप में जा रहा है बिकॉज बाहर कोई हम करंट ला ही नहीं रहे हैं, इसीलिए दिस इज इक्वल टू E2 सॉरी I2 इंटू R2 प्लस JSX2। तो I2 R2, अगर ये ब्रैकेट ओपन करें हम लोग, I2 R2 प्लस JI2 X2 इज नथिंग बट माई टोटल EMF इंड्यूस पर फेज इन रोटर वाइंडिंग। क्लियर, इज दैट ओके। Z2 Z2 हम किधर शो करते हैं, Z2 इधर ही आएगा, Z2 दिस SI2 इज इक्वल टू I2 इंटू Z2। ओके, अगर इसी ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल को, एक्चुअली मैंने कॉस थीटा पहले वैसे एक्सप्लेन किया था बट तुम लोग ने R2 Z2 बता दिया तो मेरा काम थोड़ा इजी हो गया। अगर इसी ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ करूं इधर, राइट एंगल ट्राइंगल को, हाँ, तो ये क्या बनता है, ये I2 Z2 बना
ये I2 X2 बना ना, एंड दिस इज I2 R2 बराबर। एंड थीटा एंगल किधर है? थीटा 2 किधर रहता है? बिटवीन I2 R2 एंड X2 X2 में तो ये है ना 90 डिग्री का एंगल है। थीटा 2 किधर रहता है? हाँ, I2 Z2 के बीच में, I2 R2 के बीच में, या I2 Z2 के बीच में, सॉरी इस दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में। ये है ना मेरा थीटा एंगल, दिस इज थीटा, ये थीटा 2 है, दिस इज एंगल थीटा 2। तो ये है मेरा थीटा 2। तो अगर मैंने cos थीटा लिया, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो cos थीटा 2 इज इक्वल टू, एडजेसेंट कौन है? I2 R2, हाइपोटेनियस कौन है? I2 Z2। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसीलिए ये बनता है R2 Z2, जो डायरेक्टली आप लोगों ने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, ये पार्ट समझा? ऑलराइट, तो अभी मेरे पास ये I2 है। ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या किया था? I2 को सेकेंडरी करंट की वजह से क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में? फाई टू जनरेट होता है। फाई टू की वजह से क्या होता है? वो क्या करता है? वो फाई ए मेन फ्लक्स को अपोज करता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? I1 डैश। सो अगेन बिकॉज ऑफ दिस I2 देयर विल बी I1 डैश and total current in stator will be this I1 dash plus IE, इनका फेजर सम I1 क्या? IE इज एक्साइटिंग करंट, जो नो लोड पे करंट फ्लो होता है ना। नो लोड पे क्यों करंट फ्लो होगा? बिकॉज उसको मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये I1 है, जिसके वजह से स्टेटर में भी I1 R1 लॉस होगा, जो I1 के डायरेक्शन में रहेगा। फिर अपना वापस यहाँ पे रिएक्टिव ड्रॉप आएगा। आई टेक दिस डाउन, जो रहेगा I1 X1। अभी इधर S नहीं आएगा ना, स्लिप का कोई रिलेशन नहीं है स्टेटर में। I1 X1 एंड ये दोनों टर्मिनल, ये जो एंड पॉइंट्स है, इनको मिला के मेरा बनता है E1, ओ सॉरी V1। दिस इज V1, जो अप्लाइड वोल्टेज है पर फेज, जिसमें से ये ड्रॉप होते हैं एंड फिर मुझे वो यूजेबल V1 डैश मिलता है, जिससे आगे का इंडक्शन वगैरह होगा। दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। ड्रॉ दिस क्विकली। हाँ, वो डायरेक्शन है E2 का, बट E2 वहां पे दिखा नहीं सकते, बिकॉज SE2 और E2 एक साथ नहीं आएगा। अगर स्लिप है तो सिर्फ E2 नहीं आएगा, SE2 ही आएगा। एंड एक्चुअली जब भी इंडक्शन मोटर रन होती है, सो इट रन्स एट अराउंड सिंक्रोनस स्पीड, इसीलिए E2 का वैल्यू SE2 का वैल्यू बहुत कम होता है।
जो सीक्वेंस में मैंने ड्रॉ किया था उसी सीक्वेंस में आप लोग ड्रॉ करो। पहले फाइव एम निकाला, हाँ, फाइव एम के बाद क्या निकालोगे, V1 डैश बताओ। बताया V1 डैश। अभी V1 डैश के अपोज में हमें SE2 बताना है, बट SE2 अभी नहीं बताना है, सिर्फ वो डायरेक्शन निकाल के रखो। हाँ, और ये सीक्वेंस अगर चाहिए तो लिखो, जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो तो वैसे लिखते जाओ। Should I write it there? सबसे पहले हमने फाइव एम निकाला, फिर हमने क्या निकाला, V1 डैश। ओके, देन डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड। फिर क्या निकाला हमने, I2। I2 एंड I2 के साथ वो θ2 भी हो गया ना, बिकॉज हमने वो उसको कुछ एंगल पे निकाला। ये θ2 हमेशा लैगिंग रहेगा इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। फिर क्या ड्रॉ किया हमने, I2 R2, फिर I2 SX2, I2 Z2 which is equal to SE2। फिर उसके बाद क्या ड्रॉ किया, I1 डैश। अच्छा, ये IE इधर भूल गए, इधर V1 डैश के बाद IE लिखो। हाँ, कहा गया ये IE। IE क्या है, एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, I1 डैश एंड I1 डैश ड्रॉ करने के बाद तुरंत हमने I1 ड्रॉ किया। यहां तक ड्रॉ करके हो गया है क्या फेजर डायग्राम, यहां तक ड्रॉ करके हो गया है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ड्रॉ करके हो गया सबका। ओके, फिर I1 के बाद क्या ड्रॉ किया हमने, I1 R1 एंड I1 X1। एंड फिर हमने V1 ड्रॉ। किसी को कुछ डाउट है,
कुछ डाउट है? फेजर डायग्राम पता है डीएसवाई का नहीं हुआ है ट्रांसफॉर्मर में, तो अभी हम साइड बाय साइड चल रहे हैं तो फेजर डायग्राम उसमें भी आ जाएगा। डन। ओके, तो अभी हमें इंटरेस्ट है जानने में कि रोटर में या इंडक्शन मोटर में पावर कहाँ से कैसे ट्रांसफर होती है एंड रोटर में पावर कहाँ से डेवलप होती है, बिकॉज दैट इज आवर आउटपुट पावर। हमें आउटपुट पावर जानने में इंटरेस्ट है। तो हमें पता है कि स्टेटर को हमने सप्लाई दिया है, उसके बाद एयर गैप में कुछ हो रहा है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और वही पावर को ट्रांसफर कर रहा है। तो एयर गैप पावर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एयर गैप पावर। तो एयर गैप पावर को हम पीजी से डिनोट करते हैं कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, तो ये इंड्यूस ईएमएफ के वजह से एंड करंट फ्लो जो हो रहा है उसके वजह से कुछ पावर डेवलप होगा, दैट इज इन एयर गैप। एंड फिर वो एयर गैप से रोटर में आएगा। Why I am treating air gap and rotor different? Because एयर गैप में जो फ्लक्स है दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन से स्पीड पे रोटेट हो रहा है? आरएमएफ कौन से स्पीड पे रोटेट हो रहा है? सिंक्रोनस स्पीड। एंड रोटर कौन सी स्पीड पे रोटेट हो रहा है? एनआर, रोटर स्पीड। एंड स्पीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पावर। इनफैक्ट मैकेनिकल पावर में पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्पीड। जैसे इलेक्ट्रिकल में पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वैसे मैकेनिकल में पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्पीड। ओके, तो अगर ये दो स्पीड अलग अलग है, कौन से? एयर गैप का जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड रोटर, इनके अगर स्पीड अलग अलग है तो उनमें पावर भी अलग अलग जाएगी। जो कंप्लीट पावर एयर गैप में आ रही है वो कंप्लीट पावर रोटर में नहीं आएगी, या फिर रोटर में जो डेवलप हो रही है वो नहीं होगी। ओके, और उसका रीजन है बिकॉज रोटर में देर इज अ ड्रॉप, जो I2Z2 का ड्रॉप हमने लिया रोटर में, सो देर इज सम लॉस इन रोटर, जिसके वजह से जो एयर गैप में पूरी पावर आती है वो रोटर को पूरी पावर मिलती है, बट रोटर जो आउटपुट में देता है दैट इज नॉट द कंप्लीट पावर, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर लॉस हो रहा है रोटर सर्किट के अंदर। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट कि रोटर को इनपुट पावर मतलब जो एयर गैप पावर है वो एक्चुअली हमें कितना मिल रहा है। सो लेट अस राइट इनपुट टू रोटर, इनपुट पावर पावर पर फेज। So rotor power, input power to the rotor per phase. Again, this power is also we are going to consider per phase. जिसको हम एयर गैप पावर भी बोलते हैं, एयर गैप पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं
P stands for power, and G stands for this gap, PG. This is equal to रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ रहा है हमें? What is the induced EMF in rotor? We'll consider this at standstill only. E2. This E2. पावर का फॉर्मूला क्या है अपना? VI cos theta, cos phi और cos theta. ये वोल्टेज हुआ. करंट कितना है? I2 एंड cos थीटा कितना है? cos थीटा 2 हम लिखेंगे उसका वैल्यू. ठीक है. So let's write down cos theta 2 का वैल्यू. फर्स्ट इनको ऐसे ही लिखो, E2 into I2 into cos theta 2 का क्या वैल्यू लिखा था हमने? cos theta 2 R2 upon S divided by square root of R2 square upon S square plus X2 square. Now take this denominator below this E2. ये डिनोमिनेटर को अगर हम E2 के नीचे लेके आए तो ऊपर कहीं पे ऐसा कोई वैल्यू दिख रहा है जो जिसका फॉर्मूला ये था I2. Okay, what I was saying is, I'll write it here. This is equal to E2 upon, ये डिनोमिनेटर को मैंने इसके नीचे लिखा, R2 square upon S square plus X2 square into I2 into R2 by S. Okay? अभी हमें पता है इतना फाइंड आउट करने के बाद that this is nothing but I2. ऊपर फॉर्मूला में डिराइव किया है. So how can I write this? This is equal to I2 square into R2 upon S. Okay. अभी ये पावर जो रोटर में आई है, तो रोटर में कौन से लॉस होंगे? इलेक्ट्रिकल लॉस जो ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में हुए थे. कौन से लॉस थे? हाँ, कॉपर लॉस होगा और कोर लॉस होगा, मतलब रिएक्टेंस के वजह से जो लॉस होगा वो. हाँ, इलेक्ट्रिकल लॉस, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस. अभी जब रोटर एस स्लिप पे घूम रहा है एंड हमने देखा कि स्लिप का वैल्यू बहुत कम रहता है, इट इज नियर 0, तो जो लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू है X2 वो कितना रहेगा? X2 का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई F इंटू L2. F2 है ना वो, 2 पाई F2 L2. अभी F2 इज इक्वल टू व्हाट? S इंटू F1. तो S तो बहुत ही कम है, इसीलिए F2 भी बहुत ही कम रहेगा. अगर F2 बहुत ही कम है तो X2 भी बहुत ही कम रहेगा. एंड हेंस वी कैन इग्नोर दैट कोर लॉस. वो बहुत कम रहता है, रोटर का कोर लॉस बहुत कम रहता है या रिएक्टिव लॉस बहुत कम रहता है. एंड मेजर जो लॉस होता है रोटर में वो कौन सा बचा? अभी इलेक्ट्रिकल लॉस कौन सा बचा बताया था? इट इज द रेजिस्टिव और इट इज द कॉपर लॉस.
इन रोटर, अगेन इट इज पर फेज, जिसको हम डिनोट करेंगे जैसे वहां पे किया था PCU। क्या फॉर्मूला होता है कॉपर लॉस का? I²R। करंट कितना है अभी? I2² इंटू I²R। तो जो पावर मुझे एयर गैप से मिल रही है उसमें से ये इतनी लॉस हो जाएगी, और जो बची हुई है वो कन्वर्ट होगी मैकेनिकल पावर। समझ में आ रहा है? एयर गैप से जो मुझे टोटल पावर आई उसमें से ये लॉस्ट हो जाएगी, और जो बची है वो कन्वर्ट होगी मैकेनिकल पावर में। सो देयरफॉर मैकेनिकल पावर आउटपुट पर फेज, इसको हम कहते हैं PM। मैकेनिकल पावर है तो विल डिनोट इट एज PM, विच इज इक्वल टू व्हाट? हाँ बट अभी वो बताया ना माइनस हो जाएगा ये किसमें से? ये जो पूरी एयर गैप पावर आई है उसमें से लॉस माइनस हो जाएगा एंड बची हुई विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। सो दिस इज PG माइनस PCU। अभी दोनों का कुछ डेरिवेशन किया है हमने, PG एंड PCU का, वो वैल्यूज उधर पुट करो। PG क्या है? I2² R2 अपॉन S। PCU क्या है? I2² R2। So do this calculation. And write one note here, since the reactive drop is negligible, ये हमने क्यों कंसिडर नहीं किया है? रिएक्टिव ड्रॉप, कोर ड्रॉप, ये हमने कोर लॉस, ये हमने क्यों कंसिडर नहीं किया? तो इसके आगे क्या आएगा? I2² कॉमन आएगा ना, I2², इवन योर R2 इज कॉमन, R2 अंदर क्या रहेगा? 1 अपॉन S माइनस 1। ओके, तो हम इसको डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं, I2² R2 1 माइनस
अभी मेरे पास 3 पावर आ गई। कौन सी पावर है पहली? सबसे पहली पावर पीजी एयर गैप पावर, देन ये कॉपर लॉस, वो भी पावर ही है, पावर लॉस इन कॉपर लॉस, एंड मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो ये तीनों का अगर मुझे कंपेयर करना है, इनके बीच का रिलेशन निकालना है, तो लेट अस कंपेयर इट ऑन द सेम बेसिस कि ये यहाँ पे मैंने पीजी लिखा, फिर पीएम एंड पीसीयू। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उनको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। पीजी का क्या फॉर्मूला है? I2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन एस। पीएम का क्या है? I2 स्क्वायर R2 इंटू, अभी किया ना, 1 माइनस एस अपॉन एस। पीएम का ही किया ना पीएम। एंड पीसीयू क्या है? I2 स्क्वायर R2। तो दे आर, इनका प्रपोर्शन निकालना है अभी। प्रपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेशियो बनाना है ना इसका। तो रेशियो, रेशियो मतलब हम दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस तो नहीं लिख सकते हैं। तो ये तीनों को मुझे कंपेयर करना है। ऐसा कुछ कंपैरिजन पता चल रहा है क्या? कुछ तो दिख रहा है कि समथिंग इज कॉमन ना। हाँ, तो वो कॉमन जो चीज है वो मैं बाहर निकालूंगी। जो कॉमन है उससे तो कंपैरिजन नहीं होगा, जो अनकॉमन है वो कंपेयर हो सकते हैं, बराबर। हाँ, तो कॉमन चीजें निकालो पहले बाहर और देखो क्या बचता है। कौन सा कॉमन? व्हाट इज कॉमन? I2 स्क्वायर एंड बस, दैट्स इट। R2, तो I2 स्क्वायर R2 इज कॉमन। तो वो कॉमन, टेक द कॉमन आउट, और अनकॉमन जो है वो उधर ही रहने। हाँ, तो सबसे पहले क्या रहेगा इधर? 1 अपॉन एस। यहाँ क्या रहेगा? 1 माइनस एस अपॉन एस। और यहाँ पे एवरीथिंग इज कॉमन, तो यहाँ पे क्या लिखू? अरे इसको मैंने I2 स्क्वायर R2 से डिवाइड किया तो क्या रहेगा? ये विद्वान है सब, मैथमेटिक्स के स्पेशली। ओके, तो ये है मेरा प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो, प्रोपोर्शनैलिटी है ये। बट स्टिल आई एम अनकंफर्टेबल बिकॉज ये डिनोमिनेटर में कुछ एस दिख रहा है। तो कह रहा है रिमूव दैट एस ऑन इन द डिनोमिनेटर। अगर ये डिनोमिनेटर का एस निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई किया तो सबको एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट डू दैट। यहाँ क्या आएगा? 1। यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस एस। एंड यहाँ पे क्या आएगा? तो इन मैथमेटिक्स we write proportionality as Pg is to Pm is to PCU। इसका रेशियो क्या है? 1 is to 1 minus s is to s। तो अगर मुझे तीन में से एक की भी वैल्यू पता है एंड मुझे स्लिप पता है, तो बाकी दोनों चीजें मुझे निकालनी आनी चाहिए। You can draw this as a table also. Pg 1, Pm
1 minus S and PCU फाइव मिनट्स ब्रेक चाहिए क्विक ब्रेक ऑफ 5 minutes. I'll start again at 11:30 now. तो यहाँ तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉस के बारे में बात की.
कॉपर लॉस हमने देखा, रोटर कॉपर लॉस, एंड रोटर जो कोर लॉस है वो निग्लिजिबल है इसलिए इग्नोर किया। रिएक्टिव लॉस बिकॉज फ्रीक्वेंसी F2 कम हो जाएगी इसीलिए उसको इग्नोर किया। बट ये मोटर है, नॉट अ ट्रांसफॉर्मर। तो मोटर में और कौन से लॉस होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर में नहीं होते हैं? दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल लॉस। फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, ये सारे जो लॉस है उनको कहते हैं मैकेनिकल लॉस। तो ये जो टीएम ये डेवलप जो होगी, मतलब एयर गैप पावर जो रोटर में आएगी, उसके बाद रोटर में लॉसेस होंगे, और उसके बाद पीएम जो है वो अवेलेबल रहेगी रोटर में। वो पूरी की पूरी पीएम हमें शाफ्ट पे नहीं मिलेगी। शाफ्ट मतलब क्या? जो रोटर के बाहर रहता है शाफ्ट, जहां पे हम लोड को कनेक्ट करते हैं। तो वो पूरी की पूरी पीएम मैकेनिकल पावर डेवलप शाफ्ट पे अवेलेबल नहीं रहेगी। एंड देयरफॉर देयर इज वन अनदर पावर कॉल्ड एज शाफ्ट पावर। जिसको हम PSH से डोनेट करते हैं, विच इज अ शाफ्ट पावर, PSH। एंड PSH इज नथिंग बट ये जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है उसमें से जो मैकेनिकल लॉसेस है उसको माइनस करना। तो PSH इज इक्वल टू PM माइनस मैकेनिकल लॉसेस। और मैकेनिकल लॉसेस में क्या आता है? मैकेनिकल लॉसेस में आता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस सबको पता है कि कोई भी एक चीज अगर दूसरे पे घूम रही है या मूव हो रही है तो देयर इज अ फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन लॉस। विंडेज लॉस मतलब जो रोटर घूमता है एंड रोटर इज रोटेटिंग इन एटमोस्फियर। ये रोटर जहां पे घूम रहा है इनसाइड द स्टेटर ऑल्सो, तो वहां पे भी एटमोस्फियर है ना, उसको हमने वैक्यूम किया है क्या? नहीं। तो वहां पे भी एयर अवेलेबल है। एंड ये रोटर को, जो रोटर जब भी घूमता है तभी दिस एयर विल ऑल्सो अपोज। तो वो एयर के अपोजिशन के वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको कहते हैं विंडेज लॉस। सो दिस इज द शाफ्ट पावर। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इंडक्शन मोटर एंड दैट इज नथिंग बट द पावर फ्लो डायग्राम। कि अभी तक हमने जो पावर सारे डिस्कस किए, दिस पावर इज फ्लोइंग इनसाइड द मोटर राइट फ्रॉम द स्टेटर टर्मिनल टू द शाफ्ट। तो ये जो मोटर में पावर फ्लो हो रही है, ये कौन सी पावर कहां से, एट एवरी स्टेज विच पावर इज फ्लोइंग एंड विच लॉसेस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द मोटर, that is nothing but the power flow diagram. So let me draw the power flow diagram. इन पावर फ्लो डायग्राम जो सेंट्रल है हमारा, सेंटर हम एयर गैप को कंसीडर करेंगे because that is in between the stator and rotor. So in center we'll consider the air gap. जो पावर इनपुट या आउटपुट है वो हम ऊपर की साइड दिखाएंगे और जो लॉसेस है वो हम नीचे की साइड दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? मोटर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वी गिव सप्लाई। सप्लाई मतलब सिर्फ वोल्टेज देते हैं क्या? करंट फ्लो होगा अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू दी मोटर एंड लोड। तो टोटल पावर, दिस इज पी इन, ये हम किसको देंगे?
stator winding. So this is P in input power to the stator. अभी स्टेटर में इनपुट पावर देने के बाद क्या वो पूरी की पूरी पावर एयर गैप में चली जाएगी? स्टेटर में हमने इनपुट पावर दिया, स्टेटर के वाइंडिंग्स है, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर का कोर है, तो क्या वो ये पी इन पूरी की पूरी पीजी में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं। क्या होगा उसके पहले? लॉसेस। कौन से लॉस होंगे? स्टेटर में लॉस होगा। स्टेटर में कौन से लॉसेस होंगे? कॉपर लॉस होगा बिकॉज करंट इज रोटेटिंग इन द वाइंडिंग, फ्लोइंग इन द वाइंडिंग, तो उसके वजह से स्टेटर कॉपर लॉस होगा एंड मैग्नेटाइजेशन है, so there will be stator core loss as well because stator core loss is not that negligible because उसका frequency f1 ही है, वो s से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है? तो we'll have losses. पहला लॉस होगा स्टेटर कॉपर लॉस. आपको ये कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, दोनों लॉसेस होंगे, स्टेटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर कोर लॉस. डन. उसके बाद पावर एयर गैप तक आ गई, एयर गैप से वो पावर रोटर में इंड्यूस हो गई. पीजी इज दी पावर इंड्यूस्ड इन रोटर. हाँ, अभी रोटर में इंड्यूस होने के बाद क्या होगा? क्या वो पूरी पावर मैकेनिकल पावर में डेवलप हो रही है? नहीं. क्या होगा? पहले लॉस होंगे. कौन से लॉस होंगे? पहले तो हमने देखा ही है कि वहां पे रोटर कॉपर लॉस होता है, then there are negligible but rotor core loss also. अभी ये लॉस होने के बाद कौन सी पावर डेवलप होगी रोटर में? मैकेनिकल पावर. पीजी माइनस ये पीसीयू वगैरह किया था ना हमने, तो इसके बाद जो पावर डेवलप होगी दैट इज दी पीएम. एंड ये पीएम के वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा उसको हम कहते हैं टीई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. I write down there afterwards. TE, electromagnetic torque. अभी ये जो इसको इंटरनल टॉर्क भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटरनल टॉर्क. अब ये जो पावर डेवलप हुई है मैकेनिकल पावर, क्या वो सारी की सारी पावर शाफ्ट पे अवेलेबल होगी फॉर द यूज? नो. इसमें क्या होगा? इसमें मैकेनिकल लॉसेस होंगे. सो अगेन देयर विल बी लॉस, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल लॉस which comprises friction plus windage. एंड फाइनली हमारे पास जो पावर जो शाफ्ट पे अवेलेबल है जिसको हम एक्चुअल यूज करेंगे उसको हम कहते हैं शाफ्ट पावर. एंड इसके वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा उसको हम कहते हैं शाफ्ट टॉर्क.
So let me write that TE is electromagnetic or internal torque. ओके, तो पावर डेवलप तक हम आ गए। फाइनली अब हमें इंटरेस्ट किस में है कि जो हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा उसमें, द मैकेनिकल पावर विच वी गेट। तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, टॉर्क इनटू स्पीड। अभी हम वी आर नाउ एंटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डोमेन इनटू मैकेनिकल डोमेन। इलेक्ट्रिकल में हमें पता है दैट पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा वगैरह, वो सब हमने कर लिया। अभी मैकेनिकल डोमेन में अब हम जा रहे हैं। सो पावर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टॉर्क। सो इन मैकेनिकल डोमेन द मैकेनिकल पावर is equal to torque into speed. Okay, this is very important formula. अगर ये मैकेनिकल पावर, अभी हमें यूनिट्स की तरफ भी देखना पड़ेगा, बराबर। अगर ये मैकेनिकल पावर मुझे एचपी या फिर किलोवाट में चाहिए, आई वांट दिस मैकेनिकल पावर इन टर्म्स ऑफ एचपी और किलोवाट, बराबर, क्योंकि मोटर पे वही लिखा रहता है एचपी का या कितने किलोवाट का मोटर है। तो मुझे टॉर्क, इट शुड बी इन न्यूटन मीटर and speed should be in radian per second, not in RPM. तो मैकेनिकल पावर सबसे पहले कौन सी डेवलप हो गई, रोटर में। क्या नाम दिया हमने उसको, मैकेनिकल पावर इन रोटर। नाम क्या दिया हमने उसको, मैकेनिकल। शाफ्ट तो बाद में आया ना, पीएम। तो पीएम इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर विच इज इक्वल टू, अब टॉर्क कौन सा कंसिडर करेंगे, जो इंटरनल टॉर्क है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन से जो टॉर्क आया है वो कौन सा है, टी ई इनटू। अभी स्पीड किसका कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली दिस इज ऑन रोटर, तो हमें रोटर का ही स्पीड कंसीडर करना पड़ेगा।
बट रोटर का स्पीड जो हमारे पास एन आर में था, बराबर, जो था आरपीएम, अभी हमें आरपीएम में नहीं चलेगा, हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए रेडियन पर सेकेंड में, जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, एंड इट इज ऑफ रोटर, इसीलिए आर। ओके, तो हमें स्पीड को, मतलब एनआर को मुझे ओमेगा आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओमेगा ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर। So there is a conversion between speed, speed in RPM, I'll write that n RPM, and in omega, which is in radian per second. तो अगर ये मुझे कन्वर्ट करना है फ्रॉम RPM to radian per second, I have to multiply it by 2 pi by 60. So 2 pi मतलब ये कंप्लीट सरकमफरेंस हुआ, 2 pi is equivalent to 360 degrees, तो एक रिवोल्यूशन हुआ, एंड ये मिनट है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग बाय 60। तो एक रिवोल्यूशन करने के लिए कितने सेकेंड्स पर सेकेंड, कितने रिवोल्यूशन हुए, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी मतलब क्या, हाँ, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो अभी ये यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं जा रहे हैं ना, वी आर नॉट गोइंग सर्टेन डिस्टेंस, बट हम रिवॉल्व कर रहे थे, मोटर इज रिवॉल्विंग। तो 2 पाई मतलब क्या, 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। तो एक रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, दैट इज हाउ इट गेट्स कन्वर्ट, आरपीएम टू रेडियन पर सेकेंड, राइट। इसमें डाउट है किसी को, ओके। सो पीएम का हमने फॉर्मूला लिखा, पीएम इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा आर। सो कैन वी राइट फॉर्मूला फॉर टीई, टी इज इक्वल टू, ऊपर से लिखो पीएम अपॉन ओमेगा आर। So this is nothing but ओमेगा आर का क्या फॉर्मूला लिखो अभी मैं, इन टर्म्स ऑफ एनआर, एनआर को क्या करना पड़ेगा तो मुझे ओमेगा आर मिलेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 60 इंटू एन आर, करेक्ट। नाउ पे अटेंशन हियर, ये रोटर के टर्म्स में है। अगर हम एयर गैप में चले गए, एयर गैप में कौन सी पावर थी, पीजी, बराबर। एंड एयर गैप में क्या था, देयर वाज अ आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका एक स्पीड था। तो अगर मैं ये कैन आई रिप्लेस दिस पीएम बाय पीजी, हम तो ऊपर वो रिलेशनशिप हमने निकाले ना, तो कैन आई राइट पीएम इन टर्म्स ऑफ पीजी, जो ऊपर हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए थे, पीएम इन टर्म्स ऑफ पीजी, पीएम इज इक्वल टू समथिंग पीजी,
PM इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू पीजी। सबको मिला ये? PM इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू पीजी डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 60 इंटू, कैन आई राइट NR इन टर्म्स ऑफ NS? बिकॉज PG जो एयर गैप पावर है वहां पे RMF है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज रोटेटिंग एट स्पीड NS। तो इससे हमारे पास वो रिलेशनशिप है NR NS का, क्या है? NR इज इक्वल टू NS के टर्म्स में, NS एंड ऑफ कोर्स स्लिप के टर्म्स क्या है? बहुत पहले हमने किया था वो, जो इसका स्पीड उसका स्पीड, बहुत सारे स्पीड निकाले थे। NR इज इक्वल टू S इंटू NS। देखो वो जो एक डायग्राम तभी भी निकाली थी, फ्रेम्स निकाले थे सारे, स्टेटर फ्रेम, रोटर फ्रेम, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब निकाला था, किधर है वो? NR इन टर्म्स ऑफ NS। अच्छा, वो भी नहीं आ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, इसमें से डिराइव करो। NR इज इक्वल टू 1 माइनस S इंटू NS, यहां से भी वही मिलेगा। So this 1 minus S and 1 minus S will get cancelled, और फिर क्या बचेगा? TE is equal to PG upon 2 pi by 60 into NS, जिसको मैं PG upon ओमेगा S भी लिख सकते हैं। ओमेगा S is nothing but angular velocity of RMF, मतलब NS को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। Similarly, can you write formula for TSH? TSH is equal to, पावर कौन सी आएगी उधर? TSH, बराबर, शाफ्ट पावर। TSH is obviously shaft torque. TSH अपॉन कितने स्पीड पे घूम रहा है ये? TSH मतलब शाफ्ट, शाफ्ट कौन से स्पीड पे घूम रहा है? शाफ्ट कौन सी स्पीड पे घूम रहा है? कौन से स्पीड पे, कौन से RPM पे? इट इज सेम RPM एज रोटर, शाफ्ट रोटर पे ही है, तो शाफ्ट वही स्पीड पे घूमेगा जिस स्पीड पे रोटर घूम रहा है, which is nothing but TSH upon 2 pi by 60 into NR. हो ना, पण मेकॅनिकल लॉसेस होऊन सुद्धा त्याचा स्पीड NRच आहे ना.
मैकेनिकल लॉस होने के बाद भी हमने जो इधर हमने जो स्पीड कंसीडर किया है वो लॉसेस होने के बाद का ही स्पीड है, वो शाफ्ट के लिए और रोटर के लिए सेम है। और जो लॉसेस हो रहे हैं वो जो हम पावर दे रहे हैं ना रोटर को, उसमें से वो लॉस हो रहा है। सो यू मे फाइंड कि ये ओमेगा आर दोनों के लिए सेम है, बट टीई एंड टीएसएच इज डिफरेंट बिकॉज पीएम एंड पीएसएच आर डिफरेंट। ये भले दोनों सेम है, ये डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, बट ये डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ये न्यूमरेटर में डिफरेंस है। तो टॉर्क पावर ऑब्वियसली ये ज्यादा रहेगी, ये उससे कम रहेगी बिकॉज ये लॉसेस होके आ रही है। टॉर्क ये ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा। ओमेगा आर को हम 1 माइनस ओमेगा एस भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एनआर को एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एनएस लिखा, तो इसको हम ओमेगा आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही हम इसको भी ओमेगा एस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने दोनों साइड पे 2π/60 से मल्टीप्लाई किया, इफ आई मल्टीप्लाइड दिस बोथ इक्वेशन बोथ साइड्स बाय 2π/60, तो मुझे यही मिला। Okay, so I can write this PSH as PSH upon 1 minus S into omega S. वो चाहिए तो साइड में लिख लो।